नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं। हरियाणा जीके के अंदर अपन ने प्राचीन इतिहास स्टार्ट किया था। आज एक हरियाणा जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। आज हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिससे HSSC लगभग हर पेपर में एक आधा प्रश्न पूछती है। तो भाई इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अपने लिख लो डेटें अगर याद नहीं होती तो। बार बार 2-4 बार लिखोगे किस किस के बीच में युद्ध हुआ, कहाँ पे हुआ, तो अपने आप याद हो जाएंगे। चिंता करने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिने चुने युद्ध हैं हरियाणा के अंदर 8-10, मोटे मोटे तो 7-8 ही हैं, कोई 2-4 छोटे मोटे लगा लो। 8-10 युद्ध हैं, एक आधा क्वेश्चन पक्का आ जाता, और क्या चाहिए अपने को। तो आज का टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख युद्ध। आज का टॉपिक क्या है? हरियाणा के प्रमुख युद्ध। आज का टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख युद्ध। क्या हो गया भाई, इसको चल नहीं रहा। हरियाणा के प्रमुख युद्ध, जो हरियाणा के अंदर मोटे मोटे युद्ध हैं, मतलब कि जैसा कि अपन सब पढ़ते हैं, पानीपत के तीनों युद्ध आज वो पढ़ेंगे। तराइन के अंदर 3 युद्ध हुए थे, जिसे पुराना नाम त्रावड़ी है उसका, तराइन का। करनाल के अंदर है, वो तीनों युद्ध पढ़ेंगे। इसके अलावा सुरजीजन की संधि थी बड़ी फेमस, वो युद्ध पढ़ेंगे। वो सुरजीजन की संधि पढ़ेंगे, किस किसके बीच में हुई थी। इसके अलावा हास्य का युद्ध पढ़ेंगे। जो मोटे मोटे युद्ध है ना, सारे पढ़ेंगे। कब हुए थे, उनकी डेट पढ़ेंगे, किस किस के बीच में हुआ, अगर हुआ तो कौन कौन जीतते, कौन हारा, उसके अंदर कौन कौन लड़े थे, अच्छे से देखेंगे भाई। चलो, पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा है पहला? तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा जी? तराइन। तराइन का प्राचीन नाम तारावड़ी है। तरावड़ी बोल देते हैं, तरावड़ी बोल देते हैं। तरावड़ी बोल देते हैं इसका प्राचीन नाम, तरावड़ी। है कहाँ पे सरकार? तराइन या तरावड़ी दोनों। तराइन नया नाम है, तरावड़ी इसका पहले का नाम है। दोनों ये करनाल के अंदर है, दोनों एक ही जगह के नाम है। कहाँ पे है सरकार? करनाल के अंदर है। करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा कहते हैं, याद होगा सबको। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1191 में। कब हुआ था सरकार? वो 1191 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में हुआ। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में। उधर से मोहम्मद गोरी जी आ रहे थे, इधर से अपने पृथ्वीराज सिंह चौहान जी चले गए। पृथ्वीराज सिंह चौहान थे जो चौहान वंश के एक बड़े ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। कौन से वंश के? चौहान वंश के बड़े ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। कौन? पृथ्वीराज सिंह चौहान। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 में हुआ। तरावड़ी का युद्ध भी कहते हैं इसे। तरावड़ी का प्रथम युद्ध मान लो, या जी तराइन का प्रथम युद्ध मान लो। किस किस के बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में हुआ। जिसके अंदर पहला जो युद्ध था, इसके अंदर पृथ्वीराज सिंह चौहान विनर होता है। पृथ्वीराज सिंह चौहान जीत जाता है सरकार। जीतता कौन है पहला युद्ध? तराइन का पृथ्वीराज सिंह चौहान। और मोहम्मद गोरी को हार का मुंह देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? हार का मुंह। तराइन के प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं अपन। जो तराइन का प्रथम युद्ध था, ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में हुआ। कब लड़ा गया जी? 1191 में लड़ा गया। जीतता कौन है? पहले युद्ध के अंदर तो पृथ्वीराज सिंह चौहान जी जीतते हैं। मोहम्मद गोरी को हार का मुंह देखना पड़ता है, मतलब हार जाता है मोहम्मद गोरी। चलो आगे बात करते हैं। सॉरी। तराइन का दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध के अंदर तो कौन हारा? मोहम्मद गोरी हारा। अब दूसरा युद्ध देखेंगे। पहला युद्ध तो 1191 में हुआ। कब हुआ जी? 1191 में पहला। अगला युद्ध जस्ट उसके आगे 1192 में हुआ। कब हुआ? 1192 में। तराइन को तरावड़ी मैंने आपको बताया, तरावड़ी का युद्ध भी कहते हैं। दोनों तराइन तरावड़ी दोनों एक जगह का नाम है। दोनों कहाँ पे हैं? करनाल के अंदर है। पहली एनसीसी एकेडमी करनाल के अंदर मैंने बताया था, करोंदा में। पहली सैनिक स्कूल भी करनाल के अंदर है, कुंजपुरा के अंदर, मैंने बताया था आपको। मधुबन भी करनाल के अंदर पड़ता है, जहाँ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है।
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वहीं पर 1976 में खुली थी। जो अंतर्राष्ट्रीय अपने दूध की डेयरी और 1955 में खुली थी, वो भी कहाँ पे, करनाल के अंदर ही। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? 1192 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? दोनों वही राजा थे। कौन कौन से जी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान। किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान। क्या हो गया इसको भाई, बोर्ड को? तो तराइन का दूसरा युद्ध था, वो भी किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान। इसके अंदर क्या हुआ था? पृथ्वीराज सिंह चौहान जी हार जाते हैं। कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी जीतता है दूसरे युद्ध के अंदर। दूसरे युद्ध के अंदर विनर कौन होता है? मोहम्मद गोरी। और हार कौन जाता है? पृथ्वीराज सिंह चौहान। क्यों हार जाता है? अपने जयचंदों की वजह से। अपन कई बार नाम भी सुनते हैं ना, जयचंद। तो क्या होता है, मोहम्मद गोरी को है ना जयचंद जी साथ देते हैं। कौन देते हैं? राजा जयचंद। जयचंद राजा जी वो मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं। मतलब कि पृथ्वीराज सिंह चौहान है, उनकी सारी चीज़ें, उनकी जो भी युद्ध की रणनीति वगैरह हैं, वो सारी वो मोहम्मद गोरी को बता देते हैं। किसको बता देते हैं? मोहम्मद गोरी को बता देते हैं। और दोनों मिलकर, मोहम्मद गोरी और जयचंद दोनों मिलकर पृथ्वीराज सिंह चौहान को हरा देते हैं। वैसे एक्चुअली नाम तो मोहम्मद गोरी का लिया जाता है, लेकिन मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? जयचंद ने दिया था। जयचंद ने जितनी भी पृथ्वीराज सिंह चौहान की रणनीति थी, युद्ध की लड़ाई के बारे में बताया था, वो सारी चीज़ें वो मोहम्मद गोरी को बता देता है और मोहम्मद गोरी का साथ देता है युद्ध के अंदर। तो मोहम्मद गोरी जो तराइन का दूसरा युद्ध था वो जीत जाता है। 1192 की बात। अब देखो जी, मैंने आपको बताया तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में हुआ। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान, पृथ्वीराज सिंह चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, मैंने आपको बताया तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज सिंह चौहान हार जाता है। मोहम्मद गोरी किसकी सहायता से जीतता है? जयचंद जी की सहायता से जीतता है, जयचंद राजा की सहायता से। अब क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जैसे जीत जाता है, अपना राज्य अधिपस्त कर लेता, मतलब अपना राज्य स्थापित कर लेता है। तो 1194 के अंदर जो राजा जयपाल था ना, सॉरी जयचंद, जो राजा जयचंद था, जो मोहम्मद गोरी का साथ दिया था तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर, वो उसी के साथ युद्ध लड़ लेता है। आगे युद्ध पढ़ेंगे, अब देखो आगे। गोरी का साथ कौन देता है? राजा जयचंद ने दिया था। किसने दिया था? राजा जयचंद ने दिया था। आगे देखो, आप पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के 2 4 5 अच्छे प्रश्न हैं जो HSSC बार बार पूछती है। पृथ्वीराज सिंह चौहान से 2 4 5 प्रश्न ऐसे हैं जो HSSC हमेशा पूछते, लगभग एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, वो देख लो। आसीरगढ़, आसीरगढ़ का किला सुना होगा ना, आसीरगढ़ का किला या हांसी का किला कह देते हैं, सुना होगा यार भाई, हांसी का किला। जो हांसी का किला है और आसीरगढ़ का किला है, दोनों एक ही जगह के नाम है, दोनों एक ही किले। इसे तलवारों का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तलवारों का किला। क्यों कहा जाता है कि तलवारों का किला? एक तोमर वंश के शासक थे, उन्होंने यहाँ पे तलवार बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, तो इस जगह को बाद में तलवारों का किला कहने लगे। ठीक है, तो आसीरगढ़ का किला बोल दो या फिर हांसी का किला बोल दो या तलवारों का किला बोल दो, तीनों एक ही जगह, ये तीनों हिसार के अंदर है, हांसी के अंदर है। ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया था? 12वीं शताब्दी के अंदर। किसके द्वारा जी? पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ठीक है, एक गोहाना का किला बनाया गया था। गोहाना किला कहाँ पे? गोहाना कहाँ पे पड़ता है जी? सोनीपत में। कहाँ पे पड़ता है सरकार? सोनीपत में। गोहाना कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। तो गोहाना किला भी कहाँ बनाया गया था? सोनीपत के अंदर। ये पृथ्वीराज सिंह चौहान के द्वारा। एक तोसाम की बारादरी का नाम सुना होगा, खूब HSSC बार बार प्रश्न पूछते। तोसाम की बारादरी कहाँ पे? भिवानी के अंदर। किसके द्वारा बनाई गई थी? चौहान जी के द्वारा। तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखो, तो चंद्रबरदाई था, चंद्रबरदाई था वो पृथ्वीराज सिंह चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था। दरबारी कवि हुआ करते थे। कौन? किसके? पृथ्वीराज सिंह चौहान के। पृथ्वीराज सिंह चौहान के दरबारी कवि कौन हुआ करते थे? चंद्रबरदाई जी हुआ करते थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के जीवनी के बारे में बताया गया। पृथ्वीराज रासो लिखी गई चंद्रबरदाई द्वारा। मैंने आपको एक इंडिका पुस्तक बताई थी, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई। कौन सी? इंडिका। किसने लिखी है जी? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज कौन हुआ करता था? सेल्यूकस निकेटर। क्या जी? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर।
जो मेगस्थनीज था वो कौन हुआ करता था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर कौन हुआ करते थे? सिकंदर के सेनापति हुआ करते थे। सिकंदर के सेनापति कौन हुआ करते थे? सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर के सेनापति। सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था कार्लेनिया, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। मैंने आपको इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने। मैंने आपको कल परसों हर्षवर्धन जी पूरा पढ़ाया था। हर्षवर्धन जब पढ़ाया, हर्षवर्धन के सारे युद्ध पढ़ाए थे, उसके बहनों की मृत्यु कैसे होती है, उसके पिताजी माताजी की मृत्यु कैसे, जो भी चीज़ थी हर्षवर्धन जी के बारे में लगभग मोटी मोटी चीज़ अपन ने कवर की थी कल परसों। मैंने आपको वीडियो डाला था उसमें। जब हर्षवर्धन जी मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने आपको 2-3 किताबें बताई थी हर्षवर्धन जी की, और उनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे बाणभट्ट। कौन जी? बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन हुआ करते थे? हर्षवर्धन जी के दरबारी कवि हुआ करते थे। मैंने बाणभट्ट की भी आपको 2-3 पुस्तकें बताई थी, हर्षचरित्र बताई थी, हर्षवर्धन जी की बताई थी मैंने। हर्षवर्धन जी खुद रचना लिखते थे। आपको ये पुस्तकें ना बहुत पूछी जाती हैं भाई। जहाँ भी एक पुस्तक आए वहाँ 2-3 पुस्तकें रिपीट कर दो। जहाँ भी एक पुस्तक आए वहाँ 2-3 पुस्तकें रिपीट कर दो। हर्षवर्धन जी की पुस्तकें मैंने आपको बताई थी, नागानंद रत्नावली बताई थी। चलो आगे बात देखते हैं। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रवरदाई द्वारा। चलो आगे पढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध, अगला कौन सा युद्ध है? चंदावर का युद्ध। कौन सा जी? चंदावर का युद्ध। कब लड़ा गया? 1194 में। 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, और 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गोरी तो थे और जयचंद जी के साथ हुआ। जयचंद जिन्होंने साथ दिया था ना मोहम्मद गोरी का, आखिर में उन्हीं के साथ युद्ध कर डाला मोहम्मद गोरी ने। सॉरी, जिन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था 1192 में पृथ्वीराज सिंह चौहान जी को हराने के लिए तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर जयचंद राजा जी ने, उन्हीं का साथ मोहम्मद गोरी जी ने युद्ध कर डाला। बोला चल तू आ पहले, तू बड़ा साथ दे रहा, तू अपनों का ना हो सका तो हमारा क्या होगा है? बोला तू अपनों का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा? जब वो भारतीयों का नहीं था तो दूसरे को कैसे हो सकता है? उसको पता था मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने युद्ध कर डाला। जीता कौन है चंदावर के युद्ध में? मोहम्मद गोरी जीत जाता है। कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है। चलो आगे देखो। तराइन का तीसरा युद्ध, मैंने आपको 3 युद्ध बता दिए। तराइन का पहला युद्ध बताया 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध बताया 1192, और एक मैंने चंदावर का युद्ध बताया 1194 में। ठीक है, आगे बात करते हैं तराइन का तीसरा युद्ध के बारे में। तीसरा युद्ध हुआ 1215 के अंदर। कब हुआ? 1215 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ? इल्तुतमिश और यल्दौज। किस किस के बीच में हुआ? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। जीता कौन जी? इल्तुतमिश। कौन जीता सरकार? इल्तुतमिश जीता। तराइन का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो मैंने 4 युद्ध आपको बताए थे टोटल। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध और तराइन का तीसरा युद्ध। ये चारों युद्ध हैं वो मोटे मोटे याद रखना आपको। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे भाई। पहला 1526, दूसरा 56, तीसरा 1761। पानीपत में कितने युद्ध हुए? 3। करनाल के तराइन के अंदर कितने युद्ध हुए? 3। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। कब हुआ सरकार? 1526 को। किस किस के बीच में हुआ? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसके अंदर लोदी जी हार जाते हैं और बाबर जी जीत जाते हैं। कौन जीत जाता है? बाबर जीत जाता है। बाबर जैसे जीता है, बाबर की पत्नी का नाम काबुली हुआ करता था, तो उन्होंने पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद बनवा दी। काबुली बाग बनवा दिया। काबुली नाम से जो भी बनाई मस्जिद, पार्क, बाग सारे के उन्होंने बनवाए थे वो अपने बाबर ने बनवा दिए थे भाई। उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि उनकी पत्नी का नाम क्या हुआ करता था? काबुली हुआ करता था। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के नाम के ऊपर, जैसे ही उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता और अपनी पत्नी के नाम के ऊपर पानीपत में उन्होंने काबुली बाग मस्जिद बनवा दी, काबुली बाग बनवा दिया, काबुली पार्क बनवा दिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध, किसकी बात करेंगे? पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को हुआ। कब हुआ जी? 5 नवंबर 1556 को। पहला युद्ध कब हुआ? 1526। दूसरा युद्ध कब हुआ?
56 याद रखना। ये किस किसके बीच में हुआ? एक रेवाड़ी के व्यापारी हुआ करते थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य हुआ करते थे। और अकबर जी के सेनापति हुआ करते थे बैरम खान। कौन हुआ करते थे? बैरम खान। उन दोनों के बीच में हुआ सरकार। किस किस के बीच में हुआ? हेमचंद्र जी विक्रमादित्य, हेमू जो रेवाड़ी के एक साधारण से एक व्यापारी हुआ करते थे, और अकबर के सेनापति हुआ करते थे बैरम खान। उन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। वैसे गिना किस किस में? अकबर और, देखो लिख रखा ना, अकबर की सेना और हेमू के बीच में। अकबर का सेनापति बैरम खान हुआ करता था, और जो हेमू था वो एक व्यापारी हुआ करता था छोटा सा रेवाड़ी का। पानीपत का तीसरे युद्ध की बात करें तो 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761, ये कहां पे हुआ? कालाअंब नामक स्थान पे। कहां पे जी? कालाअंब। जहां पे युद्ध लड़ा गया था उस जगह को कालाअंब कहा जाता है। कहां पे सरकार? वो पानीपत के अंदर है। कहां पे है? पानीपत के अंदर है। ठीक है। किस किस के बीच में हुआ? देखो, जो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। मराठों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? मराठों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था उसकी सेना का? वो थे सदाशिवराव। कौन थे? सदाशिवराव। ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। चलो आगे बात करते हैं। करनाल का युद्ध और पढ़ देंगे। अच्छा युद्ध है, लिख दिया। चलो करनाल का युद्ध और पढ़ते हैं। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया? 1739। कब लड़ा गया सरकार? 1739। मैंने आपको 4, 3, 7 का 8वां युद्ध बता रहा हूं। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया? 1739। किस किस के बीच में लड़ा गया? ये देखो, ये नादिर शाह जी थे और मोहम्मद शाह रंगीला। ये तो रंगीला ही रह गए थे भाई। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। मोहम्मद शाह रंगीला की हार होती है। इसके बाद में जो मुगल साम्राज्य था उसका धीरे धीरे पतन हो गया और नादिर शाह की जीत जाते हैं। नादिर शाह क्या हो जाता है? जीत जाता है। नादिर शाह को सिकंदर, एक मिनट रुको, नादिर शाह थे ना, यही कोहिनूर चुरा के ले गए थे। क्या ले गए थे सरकार? कोहिनूर चुरा कर। कोहिनूर कौन ले गया था? नादिर शाह जी। इसके अलावा जो अपना तख्ते ताऊस हुआ करता था, मयूर सिंहासन जिसे कहा जाता, क्या कहा जाता? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन खूब सुना होगा आपने। तख्त ए ताऊस, क्या जी? तख्त ए ताऊस, खूब सुना होगा नाम। उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते थे। वो भी कौन ले गया था? नादिर शाह जी ले गए थे चुरा के युद्ध लड़कर ले गए थे भाई, जीत कर ले गए थे। ठीक है। चलो आगे और बात करते हैं। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन बताओ। शाबाश, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? समुद्रगुप्त को। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले थे? हरियाणा में। योद्धाकालीन सिक्के कहाँ मिले थे? हरियाणा। मैंने कल परसों प्रश्न करवाए थे आपको, 5-7 बड़े इंपोर्टेंट प्रश्न करवाए थे। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है। कोहिनूर जो हीरा था वो भी ले गए थे। आगे बात करते हैं सुरजी अंजन गांव की संधि। बड़ी इंपॉर्टेंट संधि है, बहुत बार HSSC में पूछी गई है। सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 के अंदर हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? मराठों वर्सेस अंग्रेजों। इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को हाथों में सौंप दिया था। क्या कर दिया था? मराठों ने जो अपना हरियाणा था उसको अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया था। मतलब कि अंग्रेजन शासन का आधिपत्य होना स्टार्ट हो गया था हरियाणा में। पूर्णतः बात करें कि अंग्रेजों का शासन पूर्णतः हरियाणा कब स्थापित हुआ? 1809-10 के अंदर। बट जो सुरजी अंजन की संधि थी ना, सुरजी अंजन गांव की संधि थी, वो 1803 के अंदर हुई। इसके अंदर मराठों और अंग्रेजों के बीच में, मराठों और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें मराठों ने अपने हरियाणा को अंग्रेजों को हाथों में दे दिया। बोला सरकार तुम चलाओ, जैसे चलाओ वैसे, हरियाणा को हम नहीं चलाने वाले। अब ये थी सुरजी अंजन गांव की संधि। मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? सुरजी अंजन संधि जो हुई थी
जिसके अंदर बोला गया था कि मराठों को अंग्रेजों को बोला गया था कि हम आपको हरियाणा दे रहे हैं, मराठों ने कहा था। तो मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? ये थे दौलत राव सिंधिया जी। कौन थे जी? दौलत राव सिंधिया जी। सॉरी, ये तो दौलत राव सिंधिया जी। कौन थे जी? दौलत राव सिंधिया जी। दौलत राव सिंधिया जी। तो सूरजयंदन गांव की संधि समझ में आ गई। मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों के अधीन कर दिया, ये थी सूरजयंदन गांव की संधि। नेतृत्व किसने किया था मराठों का? दौलत राव सिंधिया ने। क्या हो गया भाई? चलो आगे बात करते। तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? 1398 में हिसार साइड में किया था। कहाँ से किया था? सिरसा साइड, हिसार साइड इस मान लो, सिरसा साइड। किस साइड किया था सरकार? सिरसा साइड। ये गलती से मुंह में निकल गया। सिरसा साइड, फतेहाबाद साइड, हिसार साइड, इस साइड किया था। ठीक है, तैमूर लंग ने। इसके अलावा एक दो और देख लो, एक हाँसी का युद्ध और देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, यही लिख देता हूँ, हाँसी का युद्ध। हाँसी का, ये ज़्यादा मोटा हो गया पेन। हाँसी का युद्ध किसकी बात करें अपन? हाँसी के युद्ध की बात करेंगे। कब हुआ था सरकार हाँसी का युद्ध? 1193 में भाई साहब। कब हुआ था? 1193 में हुआ था। कब हुआ था? 1193 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक और जार खान मलिक के बीच। मलिक साहब और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस किस के बीच में हुआ? मलिक साहब और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये जीत जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का एक शासक हुआ करता था। किसका हुआ करता? गुलाम वंश की गुलाम वंश के संस्थापक भी यही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाना स्टार्ट किया था, कुतुब मीनार का। इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श भी कहा जाता था। इसके अलावा अपन एक बात और करें, महमूद गजनवी जी के बारे में दो तीन फैक्ट बताता हूँ आपको। यहाँ बता देता हूँ, महमूद गजनवी जी के बारे में। महमूद गजनवी, इन्होंने पूरे भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? टोटल 17 बार आक्रमण किया। ये काफ़ी बार विफल हुआ, लेकिन अपने चक्कर स्वामी जी की मूर्ति ले गया था ये हरियाणा से। किसकी मूर्ति ले गया था? चक्कर स्वामी जी की मूर्ति। कब ले गया था जी? 1014 में। कब ले गया था सरकार ये? 1014 में। पहली बार हरियाणा के ऊपर आक्रमण कब किया था? 1009 में। कब किया था ये? 1009 में। लेकिन जिस टाइम आक्रमण नहीं हुआ, अभी विफल हो गए थे, वापस चला गया। तो फिर 1014 के अंदर आया और अपने चक्कर स्वामी जी की मूर्ति ले गया। जो महमूद गजनी हुआ करता था, इसे मूर्ति भंजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मूर्ति भंजक। तो मैंने आपको मोटे मोटे हरियाणा के जितने भी युद्ध थे सारे बता दिए। मैं अगर फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी सी, 2-4-5 मिनट के अंदर। दिख रहा है? क्लियर? चलो ये लिख देता हूँ मैं। मैंने आपको पहले तराइन का प्रथम युद्ध बताया। पहले बताया आपको तराइन का प्रथम युद्ध। क्या बताया जी? तराइन का प्रथम युद्ध बताया। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध बताया। फिर चंदावर का बताया मैंने आपको। फिर तराइन का तृतीय बताया। प्रथम मैंने आपको 1191 में बताया। द्वितीय मैंने आपको 1192 में बताया। चंदावर को मैंने आपको 1194 में बताया। और तृतीय मैंने आपको 1215 में बताया। प्रथम तो वो पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज सिंह चौहान जीते थे। दूसरे के अंदर पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद जी ने दिया था। तो मोहम्मद गौरी दूसरा युद्ध जीत जाते हैं तराइन का।
उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी ने, जिन्होंने उनको सेकेंड युद्ध के अंदर साथ दिया था ना, मोहम्मद गोरी का राजा जयचंद जी ने, उसी के साथ चंदावर का युद्ध लड़ा और उसको हरा दिया मोहम्मद गोरी ने। तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। तीसरा युद्ध 1215 के अंदर हुआ इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश अपने गुलाम वंश के एक शासक हुआ करते थे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे। ठीक है, 4 युद्ध तो मैंने आपको ये बताई, 4 युद्ध मैंने आपको बताए, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, और एक मैंने आपको बताया करनाल का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 56, तीसरा 1761। ठीक है, करनाल का युद्ध 1739 के अंदर हुआ, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में, और रंगीला तो रंगीला जी रह गए, नादिर शाह जी जीत गए थे। नादिर शाह जीतने के बाद तख्ते ताउस जो मयूर सिंहासन था उसको ले गया, कोहिनूर हीरे को ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, भारत का नेपोलियन मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और तख्ते ताउस पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन हुआ करते थे? मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते थे। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था मैंने आपको बता दिया किस किस के बीच में, दूसरा युद्ध की सारे युद्धों के बारे में मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए। ज़्यादातर HSSC यहीं से प्रश्न पूछती है। युद्ध मेरे हिसाब से हरियाणा के लगभग कवर हो गए। कल अपन देखेंगे, अगली वीडियो में अपन विद्रोह देखेंगे हरियाणा के 1857 के विद्रोह, 1857 से पहले जितने भी विद्रोह हुए सारे विद्रोह देखेंगे। उसके बाद अपन हरियाणा को कंटिन्यू रखेंगे, हरियाणा की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, हरियाणा को मैप से देखने की कोशिश करेंगे। और ग्रुप डी की भाई मेरे हिसाब से ऑफिशियल डेट आने वाली है चंद ही दिनों में, जहाँ तक मेरा विचार है सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट में करवा देंगे। बाकी न्यूज़पेपर में रूमर्स चल भी रही हैं कि सितंबर में करवाएंगे, अक्टूबर में करवाएंगे। तो भाई अपनी तैयारी को पूरी रखो, एग्जाम कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है HSSC का, कल करवा दे परसों करवा दे, मतलब कि समझे मेरी बात। मेरा कहने का मतलब समझो कि अपनी तैयारी पूरी रखो, जब इच्छा हो तब HSSC कराओ, अपने को कोई लोड नहीं है। एक बात बोलो यार, जब HSSC की इच्छा हो तब कराओ, अपने क्या दिक्कत, अपने को पेपर देना है तैयारी करके। अरे वैसे 5 दिन के अंदर आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये बात भी गारंटी है। अगर तैयारी पहले से है तो ही आप कंपटीशन में हो, वरना कंपटीशन में नहीं रहोगे। क्योंकि लास्ट के 5 दिन हर कोई पढ़ के जाता है हरियाणा जी के, वो सोचता है, हर कोई सोचता है 5 दिन में ग्रुप डी की नौकरी लग जाऊंगा। अगर 5 दिन में ग्रुप डी की नौकरी लगता ना कोई बंदा, तो यहाँ बेरोजगारी इतनी नहीं होती, हर कोई ग्रुप डी में घुसा मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन सब में बराबर। ग्रुप सी में भी अच्छा है, ग्रुप डी में ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा इन कंपेयर टू ग्रुप सी के, बंदे ज़्यादा रहेंगे मेंस में। क्योंकि ग्रुप सी में तो CET करवा के ज़्यादातर बंदों को निकाल दिया, कुछ बंदे सिलेक्टेड बंदे, फ्यू बंदे ने पेपर दिया था। तो ग्रुप डी तो बहुत हार्ड रहेगा, दबा के मेहनत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। युद्ध से जो प्रश्न आएगा यहीं से आएगा, चिंता करने की बात नहीं है यार, हो जाएगा, चिंता मत करो यार, ग्रुप डी हो जाएगा, टेंशन मत लो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।